क्वांटम संख्या बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, मतलब ये एमओटी का क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग वैसे तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वाला पार्ट है इसका, आज के सेशन में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए नीट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। हेलो बच्चों, तो आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और नीट का पेपर भी अब आने ही वाला है। तो हम लोग अब आज के सेशन में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए नीट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जिससे आपको थोड़ा सा पेपर पैटर्न के लिए हेल्प मिलेगी। साथ में मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगी कि किसको आपको अच्छे से करके जाना ही जाना है। प्रीवियस ईयर में से काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला क्वेश्चन दिख रहा है और ये किस में से क्या दे रखा है, क्वांटम संख्याओं के निम्नलिखित सेटों पर हमें क्या करना है, यहाँ पर विचार करना और इसमें से क्या बताना है कौन सा सेट संभव नहीं है। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछेगा ना, आप ये देख लेना, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कौन से सही हैं, गलत है, स्टेटमेंट, ये सब पूछा जाता है। तो सही पूछा है या गलत पूछा है, संभव पूछा है या असंभव पूछा है, इन पर जरूर ध्यान देना। ठीक है, हम जल्दबाजी में, प्रेशर में ये क्वेश्चन जरूर गलत कर जाते हैं, तो इस पर ध्यान देना। चलो इसको करते हैं। तो बेसिकली हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वांटम संख्या जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन है। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है। इस तरीके से आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, है ना। सारे क्वेश्चंस पूरी केमिस्ट्री को कराना एक सेशन में पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको क्वेश्चन तो यहाँ पर करवा रही हूँ, 30 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन और कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका भी मैं आपको साथ में आइडिया देती जा रही हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हाइजेनबर्ग वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रा वाला जो पार्ट है हमारा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो कम इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, लेकिन कहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं आपको एक बार आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, क्वांटम संख्या बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, तो इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, क्वांटम संख्या की अगर बात की जाए तो 4 तरीके की क्वांटम संख्या की हम यहाँ पर बात करते हैं। पहली होती है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको आप n से दर्शाते हो। दूसरी द्विगंशी एजीमुथल, जिसको आप बोलते हो, जिसको आप l से दर्शाते हो। तीसरा होता है बेटा चुंबकीय, जिसको आप ml से दर्शाते हो। और चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको आप ms से दर्शाते हो। ठीक है, कौन संभव नहीं होता? पहली चीज, n का जो मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हो सकता है। l का मान कैसे होता है बेटा? l का मान हमेशा होता है 0 से लेकर n-1 तक। क्या याद रखना है कि l का जो मान है वो कभी भी n के बराबर नहीं हो सकता। l का मान कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको आप देखकर क्या पता लगाओगे कि क्या संभव नहीं है। लास्ट हमसे नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? ml क्या है बेटा? ये होता है -l से लेकर +l, यानी कि l की जो संख्या रही होगी, l का जो मान रहा होगा उसी से ही -l से +l, उसके अलावा कोई मान इसका पॉसिबल नहीं है। और ms या तो होता है +½ या तो होता है -½ ठीक है, यही चीजें हमें यहाँ पर चेक करनी है। सबसे पहले वाले में क्या n का मान 3 हो सकता है? क्या हो सकता है? l का मान n से कम है, चल जाएगा। ml क्या होता है? इसको ml और ms आप बोल सकते हो, या फिर नॉर्मली m और s भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, इसका मान क्या है? -l, यानी कि -0 से +0, तो ये भी चल जाएगा, और +½ भी सही है। तो ये तो संभव है, ये तो क्या हो गया? संभव। दूसरा, n का मान 2 हो सकता है, पर n और l का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता, तो क्योंकि ये यहाँ पर गड़बड़ आ चुकी है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। n 4 हो सकता है? क्या हो सकता है? l 3 हो सकता है? क्या? हाँ, l क्या होता है? 0 से लेकर n-1 तक, तो एक कम है, चल जाएगा। ml हो सकता है? क्या? बिल्कुल, -3 से +3, तो बीच में -2 आएगा, तो ये सब चल जाएंगे, और -½ भी पॉसिबल है। ठीक है, अगला देखते हैं। n का मान 1 पॉसिबल है? क्या? बिल्कुल। l का मान 0 चलेगा? क्या? हाँ, n से कम है, चल जाएगा। क्या ml का मान -1 चलेगा? क्या? नहीं चलेगा। अगर ये 0 तो ये भी 0 बस, तो इसकी वजह से ये सेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, n का मान 3 चल जाएगा, l का मान n से कम है चल जाएगा, ml -2 से +2 होना चाहिए था, 3 ज्यादा हो गया, नॉट पॉसिबल। फिर से तो कौन कौन से पॉसिबल नहीं है बेटा, B सेट पॉसिबल नहीं है, D सेट पॉसिबल नहीं है और E सेट पॉसिबल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा B, D एंड E। तो ये हो जाएगा अपना 4th, क्या हो जाएगा B, D एंड E। ठीक है, तो आप प्लीज एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ के जाना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जनरली, फॉर्मूला अच्छे से करके जाना बिल्कुल। ठीक है, जितने भी स्पेक्ट्रा वाले क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे वो त्रिज्या पूछ लेता है, ऊर्जा का क्रम पूछ लेता है, ये सारी चीजें है ना। चलो बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस द्विपरमाणविक आणविक स्पीसीज में केवल पाई बंद होता है आणविक कक्षकों के अनुसार, मतलब ये एमओटी का क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग। वैसे तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वाला पार्ट है इसका, एक एमओटी और दूसरा बेटा जिसमें वो आपसे ज्योमेट्री यानी कि ज्यामितीय संरचनाओं की बात करता है, बंद कोण की बात करता है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एमओटी, वीबीटी, वीएससी, पीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आप देखना एक बार उठाकर प्रीवियस ईयर बेटा, एमओटी और वीएससी, पीआर, वीबीटी से क्वेश्चंस बहुत बहुत पूछे गए हैं, तो प्लीज उसको अच्छे से करके जाना। मैं आपको सिखाती हूँ ये क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है कि किसमें केवल पाई बंद मौजूद होगा। देखो बेटा वैसे तो एमओटी का जो क्वेश्चन आपसे आता है वो आ सकता है बॉन्ड एंगल का, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंद की संख्या का क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है, बंद की संख्या का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या रही होगी। इसके अलावा चुंबकीय व्यवहार का भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रतिचुंबकीय रहा होगा या अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय रहा होगा या अनुचुंबकीय, ये भी आपसे बेटा काफी बार पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा भी जा चुका है बहुत बार और आगे भी पूछ सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से ही वो आपको बॉन्ड लेंथ से भी रिलेशन निकलवा सकता है। और लास्ट पूछा जा सकता है कि बंद तो ठीक है 2 है, पर बता कौन से बंद मौजूद है, सिग्मा या पाई। तो ये तो आप जनरली ट्रिक से कर लेते हो, पर कौन सा एग्जैक्ट बंद मौजूद होगा, सिग्मा होगा, पाई होगा, वो आपको निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं, जैसे मैं यहाँ पर देखती हूँ, ये प्रीवियस ईयर है, आप लोगों ने करा होगा, मैं सीधे C2 को ही ले लेती हूँ। क्या है बेटा ये Z से, क्या है Z 7 से कम है, Z 7 से कम के लिए आप एमओटी कैसे बनाते हो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर पाई 2px बराबर पाई 2py सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py और फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये ऊर्जा का क्रम होता है, इस तरीके से ऊर्जा का क्रम होता है ये। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, कम ऊर्जा वाली कक्षकों में पहले भरे जाते हैं और फिर अधिक ऊर्जा वाले में। कार्बन के पास बेटा एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कैसी है, समान ऊर्जा वाली है, तो हम पढ़ के आए 8 9 10 11 12, यानी कि ये आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि सिग्मा तो क्या करता है, बंध निर्माण करवाता है, पर सिग्मा स्टार क्या करवाता है, बंध हटाता है, एंटी बॉन्डिंग जिसको आप बोलते हो। ठीक है, ऐसे इसका भी ये कैंसिल आउट हो गया, केवल क्या बचे आपके पास 4, क्या बच गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन बच गए। और एक बंध को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, 2 पाई बंध बनाएंगे। तो बिल्कुल भाई एमओटी के अनुसार C2 एक ऐसा अणु है जिसमें केवल और केवल 2 पाई बंध मौजूद होते हैं। इसको तो क्या आप सीधे सीधे याद ही भी रख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, प्लीज एमओटी को अच्छे से पढ़ के जाना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जितनी बार स्टार लगाने इस तरीके के क्वेश्चंस में आप लगा लो,
VSEPR VBT से आपको ज्यामिति, संरचना, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, इनके क्वेश्चंस बहुत बहुत पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, बहुत पूछे जाते हैं, हो सकता है इस बार भी आ जाए, है ना। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। क्या पूछा हुआ है आपसे, जेनॉन जो है आपकी, उसके कुछ यौगिक दे रखे हैं बेटा, और यहाँ पर आपको क्या दे रखी है, इसकी संरचना दे रखी है, और आपको इसमें मैच करवाना है कौन सी किसकी संरचना होगी। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताती हूँ, उससे ट्राई करना। यहां हम निकाल रहे हैं z इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला है 1/2 b प्लस m माइनस c प्लस a। इसकी हम यहां बात कर रहे हैं बेटा। अब देखो, इसको हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर, ये हम निकाल रहे हैं यहां से स्टेरिक नंबर। ठीक है, v का मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि केंद्रीय परमाणु के आपको यहां से क्या लेने हैं, वैलेंस ही लिख देते हैं v से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। m का मतलब होता है वैसे बेटा मोनोवैलेंट, मोनो का मतलब होता है एक, और वैलेंट का मतलब जिसकी संयोजकता, वैलेंसी कितनी हो, केवल एक हो, यानी कि जो केवल एक ही बंध बनाए। तो मोनोवैलेंट का मतलब क्या है, वो साइड एटम, वो साइड में जुड़ने वाला, वो साइड एटम जो केवल एक बंध, एक का मतलब क्या हो गया, सिंगल, एकल बंध जिसको आप बोलते हो, एक बंध बनाता है। ठीक है, जनरली ऐसे कौन होते हैं बेटा, जनरली ऐसे हो सकते हैं हाइड्रोजन, हमेशा एक ही बंध बनाएगा, या फिर हो सकता है हेलोजन, जब भी साइड एटम के तौर पर जुड़ता है तो वो क्या बनाता है, यहां से एकल बंध। केवल आपको उसी को ही लेना है। ठीक है, सी का मतलब है, सी से बोलते हैं हम केटायन, यानी कि धनायन, धनायन। इसका मतलब जितना भी प्लस वाला चार्ज है उसको आपको क्या करना है, माइनस। और ए का मतलब होता है बेटा यहां से ऋणायन, एनायन, ऋणायन, जितना भी माइनस चार्ज है उसको आपको प्लस करना है। ठीक है, अब एक एक करके एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमें XeF4। चलो, सबसे पहले दे रखा है बेटा XeF4। Z निकालो एक बार, फिर मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। 1/2 क्या लिखोगे, V। तो V क्या था अपना, केंद्रीय परमाणु के में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये तो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस में कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा 8। प्लस क्या करना है आपको, साइड में जितने भी क्या है, एकल बंध से जुड़ने वाले हैं, तो साइड में जब हेलोजन जुड़ेगा एकल बंध बनाएगा, तो कितने ऐसे हो गए, 4। कोई भी प्लस माइनस चार्ज नहीं है, 12/2, यानी कि जेड की संख्या कितनी आ गई, 6। 6 का मतलब स्टार्ट कर दो अब, 1 S 3 P, 4 तो ये हो गए, बचे हुए क्या रहेंगे, D, तो sp3d2। अगर आपसे ज्यामिति पूछता तो क्या हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से अष्टफल की, ऑक्टाहेड्रल। पर उसने संरचना पूछी, यानी कि हमें लोन पेयर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सुनना ध्यान से, यहाँ पर बेटा लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर निकालेंगे हम जेड माइनस साइड एटम से। सारे साइड एटम लेने, चाहे एकल बंध बनाए चाहे एक से अधिक बनाए। ठीक है, जेड कितना आया था, 6, माइनस साइड में कितने जुड़ने वाले हैं, 4, तो लोन पेयर कितने आ गए बेटा, 2। तो ये कौन सा केस हो गया, ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया sp3d2 का केस, जिसमें से 2 तो लोन पेयर होंगे, 6 में से 2 लोन पेयर और 4 क्या हो जाएगा, सिग्मा। 2 लोन पेयर और 4 क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा क्या, 2 लोन पेयर और 4 क्या हो जाएगा, सिग्मा। ठीक है, ये लोन पेयर बराबर तरीके से यहाँ पर, बराबर तरीके से एक दूसरे पर प्रतिकर्षण लगाएंगे, तो इसको तो गायब कर देते हैं। 4 की 4 क्या बच जाएगा बेटा, एक प्लेन में बच जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, वर्गाकार समतलीय। ठीक है, या वर्ग समतलीय जिसको बोलते हो, यानी कि ए का हो जाएगा सेकंड, ए का हो जाएगा सेकंड, ये गलत हो गया, ए का फर्स्ट, ये गलत हो गया, ए का सेकंड। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। बाकी आप अगर किसी अपने तरीके से करते हो तो उसमें भी कर सकते हो,
पर ये टॉपिक प्लीज छोड़ के मत जाना। इस फॉर्मूले से आप लगभग सभी सॉल्व कर सकते हो। केवल और केवल सॉलिड स्टेट में अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा ठोस पर अवस्था में तो नहीं लगेगा। दूसरा वो यहाँ पर यौगिक, वो यौगिक जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होगी, विषम रही होगी, उस पर ये लागू नहीं होगा। बाकी ये फॉर्मूला आप सब पर लगा सकते हो और आसानी से यहाँ पर आप संरचना का पता लगा सकते हो। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लेते हैं सेकेंड है XeF6। चलो अब चेक करते हैं नेक्स्ट XeF6। XeF6 चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं बेटा XeF6, है ना। फॉर्मूला क्या था, Z बराबर 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस साइड में जो क्या बनाएगा सिंगल बंद प्लस, अब प्लस वाला तो हो जाएगा माइनस का C प्लस का A, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब यहाँ देखो Z इक्वल्स टू 1/2, जिनोन है फिर से 8 और साइड वाले कितने 6, 8 और 6/2 कितना हो गया 14/2 हो गया क्या, कितना आ जाएगा बेटा 7। तो Z का मान कितना हो गया यहाँ से 7, 7 का मतलब 1S 3P, 4 तो ये हो गए, बचे हुए 3 क्या हो जाएंगे D3, ठीक है इतनी बात। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, संरचना के लिए लोन पेयर। लोन पेयर कैसे निकलेगा बेटा, Z माइनस साइड एटम, जितने भी साइड में जुड़ने वाले हैं, Z कितना है 7, साइड वाले कितने हैं 6, तो एक आ गया लोन पेयर। तो ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया अपना sp3d3 वाला, जिसमें से एक तो लोन पेयर है और बचे हुए 6 कौन है यहाँ पर सिग्मा, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, कुछ इस तरीके का XeF F F F F F और एक क्या बीच में निकल जाएगा लोन पेयर, ठीक है। तो ये कैसा हो गया अपना, लग तो रहा है क्या अष्टफल की है, लेकिन बीच में क्या एक लोन पेयर बाहर निकला हुआ है जो कि प्रतिकर्षण लगाएगा और इसमें क्या उत्पन्न करेगा विकृति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास बेटा, विकृत अष्टफल की है। क्या हो जाएगा, विकृत अष्टफल की है, यानी कि बी का होना चाहिए थर्ड। तो 2 ही बचे थे अपने पास, बी का थर्ड और इसमें भी बी का थर्ड, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप जनरली और भी टाइम बचा सकते हो, मैं तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे करवा रही हूँ, तुम देख लेना कि जिस 2 में फंसे हो ना, बी का अगर थर्ड आ रहा है तो बी को चेक मत करना, जिसमें डिफरेंस है केवल उसको चेक करना और जल्दी से अपना आंसर देना, ठीक है। सी देखते हैं बेटा XeOF4। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर XeOF4। ये एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, कैसे करेंगे हम यहाँ पर, Z बराबर 1/2, ये हो जाएगा V के लिए 8 प्लस M कौन लेना था आपको, केवल वो लेने थे जो एकल बंध बनाए बेटा, ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बनाता है, उसको नहीं गिनना। तो केवल क्या आ जाएगा 4, 8 प्लस 4 12/2 कितना आ गया बेटा यहाँ से 6, 6 का मतलब क्या हो गया 1S 3P और 2D sp3d2। संरचना के लिए आपको अगर आपसे क्या पूछता, वो ज्यामिति पूछता तब तो आप यहीं तक निकाल सकते थे, संरचना पूछे तो लोन पेयर निकालना पड़ेगा। और लोन पेयर कैसे निकालोगे, Z माइनस साइड एटम, और कौन से साइड एटम लेने हैं भैया, ऑल सारे लेने हैं। तो Z कितना 6 और साइड में कितने हैं 4 और एक ऑक्सीजन 5, यहाँ गिनना है आपको। तो कितना आ गया लोन पेयर 1, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो चुका है बेटा हमारा, ये हो चुका है sp3d2 वाला केस, जिसमें ये कौन सा केस है sp3d2 वाला केस है बेटा, जिसमें अपने पास एक तो क्या आ गया यहाँ पर लोन पेयर और बचे हुए 5 क्या हो चुके हैं, बचे हुए 5 क्या हो चुके हैं सिग्मा, ठीक है। एक लोन पेयर और 5 क्या हो चुके हैं सिग्मा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा Xe, ये लोन पेयर रख दो, ये डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा 4Fe, ठीक है। तो ये कौन सा हो चुका है अपना, ये कौन सा हो चुका है अपना यहां से वर्गाकार पिरामिडीय। 4 तो किसमें थे, 4 तो किसमें थे समतलीय में वर्गाकार की तरह थे, और एक और निकला हुआ था तो वो कैसा हो गया पिरामिडीय, यानी कि C का क्या हो जाएगा बेटा 4। तो C का 4 कहाँ आ रहा है, ये रहा C का 4, तो ये आंसर हो जाना चाहिए। एक बार और प्रैक्टिस के लिए D को भी निकाल लेते हैं, जो कि क्या है XeO3, XeO3 है, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार XeO3 वाले को।
चलिए बेटा XeO3 XeO3 जेड निकालते हैं 1/2, वैलेंस कितने हैं 8। आपको यहाँ पर एक जो एकल बंध बनाएगा केवल उसको गिनना है, ऑक्सीजन डबल बनाता है नहीं गिनना, तो +0 ही आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 8/2 4, 4 का मतलब 1 S और 3 P sp3। लोन पेयर निकालने पड़ेंगे, लोन पेयर निकालने पड़ेंगे। लोन पेयर कैसे निकलेगा बेटा, जेड माइनस साइड एटम, सारे साइड एटम लेने हैं यहाँ पर, आपको सारे साइड एटम लेने। तो जेड कितना है 4, साइड एटम कितने हैं 3, कितना आ जाएगा बेटा 1। ठीक है, लोन पेयर कितना आ चुका है यहाँ पर 1। तो ये कौन सा केस हो चुका है, ये हो चुका है मैम sp3 वाला, जिसमें एक लोन पेयर है, 4 में से बचे हुए 3 कौन हो जाएंगे, 3 सिग्मा। तो ये कैसा होता है, पिरामिडिया होता है क्या, तो क्या हो जाएगा XE, ये NH3 जैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, क्या बन जाएगा बेटा ये पिरामिडी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से डी का हो जाएगा फर्स्ट, डी का क्या आ रहा था अपना फर्स्ट ही आ रहा था। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया है, आप केवल उसमें देखना जिसमें डिफरेंस दिखे आपको, केवल उसको चेक करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, सिनर्जिक बॉन्डिंग जिसको आप बोलते हो, मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल बीबीटी आप पढ़ते हो उसके केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको CFSE से भी आपको क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। आइसोमेरिज्म जिसमें आप बात कर सकते हो, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ध्यान से एक बार जरूर देख के जाना, पूरा कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर थे पहले उसको डिस्कस करना स्टार्ट किया यहाँ पर, है ना। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी CO बंध लंबाई सबसे लंबी है। बेटा मेटल कार्बोनिल दे रखा है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ कि मेटल का जनरली, कार्बोनिल का तो अपना क्या हो जाता है यहाँ पर बंद होते हैं। ठीक है, कार्बोनिल क्या होता है, यहाँ से मेटल के साथ क्या करता है, सिग्मा से अपने लोन पेयर को डोनेट करता है और क्या कहलाता है, सिग्मा डोनर होता है। सिग्मा से इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसे संयोजक बंध बनाता है और यौगिक का निर्माण करता है। पर होता क्या है, इसके पास पाई स्टार कैसा होता है, खाली होता है। तो यदि मेटल पे अपने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे तो ये तो क्या करता है, इसके पास एक खाली होता है, ये क्या है खाली पाई स्टार है, और मेटल के पास क्या होता है भरे हुए अगर इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा, तो वो बैक बॉन्डिंग करता है, पश्च बंधन बनाता है और यहाँ से क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन किसमें दे देता है, किसमें दे देता है, इसके खाली ऑर्बिटल में, कक्षक में दे देता है। तो इस तरीके से जो CO होता है ना, CO एक ऐसा लिगेंड होता है जो कि सिग्मा से तो डोनेट करता है, सिग्मा डोनर होता है, पर पाई में क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है, यहाँ से बैक बॉन्डिंग करता है। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर होता है ये। ठीक है, अब होता क्या है, सुनना ध्यान से, जितना ज्यादा ये मेटल, सुनना ध्यान से, जितना ज्यादा ये मेटल क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। CO के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तो जब भी पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, आप MOT में पढ़ के आए हो, बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर घटता है तो बंध की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकालते हैं कि सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब क्या है, पश्च बंधन की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, पश्च बंध बनाने की मैं बात कर रही हूँ बेटा, वो जितना अधिक होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन के मध्य जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कार्बन और ऑक्सीजन की जो बंध की लंबाई होगी ना, वो उतना ही ज्यादा। भाई सीधी सी बात है, घर की जगह बाहर बंद बनने लगेंगे तो घर का बंद तो बिगड़ेगा ना, समझ आ गई बात। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम बोल रहे हैं, है ना। अब मुझे बताओ सिनर्जिक बॉन्डिंग अधिक कब होगी, कि मैम जब मेटल जल्दी से इसके खाली पड़े ऑर्बिटल में, कक्षक में क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। कब देगा, जब मेटल पे खुद पे इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, यानी कि मेटल के ऊपर या उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब कौन सा चार्ज रहा होगा, माइनस चार्ज, तो ये तो प्लस है, सिनर्जिक बॉन्डिंग घट जाएगी। इसमें न्यूट्रल रहेगा, इन दोनों में से भी सिनर्जिक बॉन्डिंग अधिक किस में होगी, चौथे में होगी। माइनस का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन,
मेटल पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या हो गया बेटा कि वो सिनर्जिक बॉन्डिंग अधिक करेगा सीओ के साथ, जिसकी वजह से सीओ के कार्बन के सीओ के मतलब यहाँ पर उसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने की ही वो बात कर रहा था। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, प्लीज अच्छे से करना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम यहाँ पर, ये आपके दो चैप्टर, एक रिडॉक्स और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उन दोनों से ही इस वाले को हम रिलेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये तो हम लोगों ने डेटा लेकर के बात कर ली है, कई बारी वो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर बेटा सबसे पहले आप देख लो एक बार क्या हो रहा है, सब में अपचयन हो रहा है क्या मैम, आपको कैसे पता, सब में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाए जा रहे हैं, यानी कि ये सभी की सभी कैसी वैल्यू है, SRP की वैल्यू है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, आपको दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से बताना है किसकी अपचायक शक्ति का क्रम बताना है, अपचायक शक्ति का क्रम बताना है, यानी कि दूसरों का अपचयन तो खुद का क्या करेगा, ऑक्सीकरण, है ना। क्या पूछ रहा है, अपचायक शक्ति, यानी कि क्या पूछ रहा है यहाँ से, ये रिड्यूसिंग पावर, या फिर मैं सीधे बोल दूं कौन बढ़िया अपचायक होगा, अच्छा अपचायक कौन होगा भाई, अच्छा कौन होगा, जो दूसरों का क्या करे अपचयन, आप पढ़ के आए हो, दूसरों का क्या करेगा बेटा, अपचयन बढ़िया करेगा, दूसरों का अपचयन बढ़िया करेगा, और दूसरों का अपचयन बढ़िया यानी कि खुद का क्या करे, खुद का क्या करे बेटा, ऑक्सीकरण, खुद का क्या करे, ऑक्सीकरण बढ़िया करे, ठीक है। अब खुद का ऑक्सीकरण बढ़िया कब होगा, जब एसओपी का मान क्या होगा, अधिक होगा पॉजिटिव में, ये क्रम चलने वाला है, ठीक है। तो एसओपी, ये सब एसआरपी है तो सबका एसओपी लिख दो, सबका एसओपी लिख दो। एसओपी का मतलब याद रखना, रिएक्शन घुमा दिया तुमने, और तुम क्या पढ़ के आए हो, किसी का भी एसआरपी नेगेटिव है तो उतना ही सेम उसका पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, एसओपी, यानी कि इनका नंबर तो, संख्या तो समान होगी, बस चिन्ह बदल जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका एसओपी कितना बन जाएगा, प्लस का 0.13, पर मैं रिएक्शन केवल एक में लिख देती हूँ, रिएक्शन भी उल्टी हो जाएगी अब की बार, पीबी सॉलिड से Pb+2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, समझ आ गई बात, लिख ही देते हैं एक बार, इसका क्या हो जाएगा, प्लस का 0.16, और अभिक्रिया क्या बन जाएगी बेटा, SN सॉलिड से किसमें, SN+2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा प्लस का 0.25, तो ये बन जाएगा Ni से Ni+2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका एसओपी प्लस का 0.74, तो ये हो जाएगा बेटा Cr सॉलिड से Cr+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। दो तरीके से हम ऑक्सीकरण को पहचान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलना या फिर ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना, दोनों ही चीजें यहाँ हो रही हैं, ठीक है। अब एसओपी का क्रम देख लो, एसओपी का एक बार क्रम देख लो, सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक है ये एसओपी, तो 0.74 यानी कि सबसे अधिक है क्रोमियम, उसके बाद है ये यानी कि दूसरा है निकल, उसके बाद है ये, तीसरा है एसएन, और चौथा क्या आ जाएगा, पीबी यानी कि लेड, ठीक है। जो अब दोबारा सुन लो, एसओपी जिसका जितना अधिक होगा खुद का ऑक्सीकरण उतना अधिक करेगा, दूसरों का अपचयन उतना अधिक करेगा, यानी कि उतना ही बढ़िया अपचायक कहलाएगा, यही हमसे पूछा है। तो आ जाएगा क्रोमियम पहले, ये रे, उसके बाद निकल, फिर टिन, फिर लेड, तो हो जाएगा बेटा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कई बार वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रोड के इनोड सेल दे देता है और किसी तीसरे का आपसे पूछ लेगा, हाफ सेल का दे करके फुल सेल का, प्लीज उन सबको याद रखना, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। चलिए नेक्स्ट बेटा सवाल आपसे पूछा जा चुका है, इक्विलिब्रियम का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जितने स्टार लगाने हैं लगा लेना, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना। इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था का आयनिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, प्लीज प्लीज अच्छे से इसको याद रखना, ठीक है। अब यहां देखो क्या बोला है, CaOH के संतृप्त विलयन का pH दिया हुआ है, CaOH का घुलनशीलता यानी कि KSP आपसे पूछा हुआ है, KSP गुणनफल, ठीक है। चलो यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले CaOH होल ट्वाइस में आपको pH दे रखा है,
एक बार इसको देखना क्या बनेगा, Ca प्लस का 2 प्लस का 2OH माइनस बनेगा क्या। इसको कैसे लिखते हो बेटा आप, यहाँ पर क्या है, इसको अगर मैं 1 मान लूं तो क्या होता है कि इसमें से कितना घुल चुका है, तो 1 माइनस S, जब ये 1 है तब ये भी 1 है, जब ये S तो ये भी S, ये 1 है तो ये 2 है, तो ये S खत्म होगा तो ये क्या बन जाएगा 2S। ठीक है कि इतना घुल चुका है। अब यहां से मुझे बताओ जरा, आपको pH कितना दे दिया है बेटा, आपको pH कितना दे दिया है, pH दे दिया मैम 9। बेटा POH निकाल सकते हो क्या, कैसे, 14 माइनस pH से कितना हो जाएगा 14 माइनस 9, तो POH कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब अगर OH माइनस की सांद्रता निकालनी हो तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 10 की घात माइनस का POH याद रखना, तो 10 की घात माइनस 5 के आ गया OH माइनस की सांद्रता। ठीक है, साथ में OH माइनस की एक और सांद्रता है जो कि क्या है बेटा 2S, तो दोनों को बराबर कर दूं क्या, तो मेरे पास क्या निकल के आया 2S बराबर 10 की घात माइनस का 5, तो S कितना हो गया बेटा 10 की घात माइनस 5 बटे 2, ये क्या निकल के आ गया S का मान। अब KSP हमें पता ही है कैसे निकालते हैं हम, KSP क्या होता है, यहाँ से इसको मान लिया जाता है x और इसको मान लिया जाता है y, एक फॉर्मूला हम लिखते हैं x की घात x, y की घात y, s की घात x प्लस y, क्या हो जाएगा बेटा KSP इक्वल्स टू x कितना है 1 की घात 1, 2 की घात 2, s की घात 1 प्लस 2, क्या आ जाएगा KSP इक्वल्स टू 4s क्यूब, तो 4 इंटू s कितना आ गया बेटा 10 की घात माइनस 2 बटे 2 का क्यूब। ठीक है, माइनस 2 नहीं माइनस 5 है ना, 10 की घात माइनस 5 बटे 2 का क्यूब, क्या आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू 10⁵ 3 जा 15, 2 की घात 3 कितना होता है 8, तो ये आ गया। ठीक है, 1 बटे 2 कितना हो जाएगा बेटा 0.5 इंटू 10⁻⁻15, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अच्छे से याद रखना, घुमाया था क्वेश्चन, कैसे घुमा दिया उसने, सीधे नहीं लिख के दिया OH के लिए क्या लिख के दिया pH से निकालोगे POH से OH माइनस की सांद्रता, किसी भी तरीके से आपको S का मान निकालना है, कई क्वेश्चन में वो S का मान सीधे भी लिख के दे देता है। दूसरा यहाँ से आता है सॉल्युबिलिटी और कॉमन आयन इफेक्ट, यानी कि सम आयन प्रभाव को मिलाकर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, प्लीज उसको भी अच्छे से देख के जाना। एसिड बेस थ्योरी भी आपको अच्छे से करके जानी है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ 100% उसमें से पेपर आ जाएगा, मैं यहाँ पर आपकी मदद के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने आई हूँ चैप्टर के लिए। ठीक है बेटा, और अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं जिसमें जनरली बच्चों को दिक्कत आ सकती है और मोस्टली रिपीट भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखो इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है 0.1 जलीय पायरिडीन घोल यानी कि C5H5N के लिए Kb का मान गिवन है और इसके आयन को बनाने के लिए इसका प्रतिशत पूछा गया है भैया आपसे। तो सबसे पहले तो ये क्या है, ये है एक वीक बेस। ठीक है, अब यानी कि दुर्बल क्षार, तो जब इसको आप पानी में डालोगे ना तो इसके ऊपर लोन पेयर उपस्थित होते हैं, इसलिए एक H+ को ले लेगा तो ये बनाएगा C5NH++ का OH-, दुर्बल है तो रिवर्सिबल। ठीक है, अब यहां से बेटा इसके लिए Kb दे रखा है, इसके लिए Kb दे रखा है कितना 1.7 इंटू 10 की घात -9। हम क्या पढ़ के आए हैं कि दुर्बल क्षार व दुर्बल अम्ल के लिए ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का हम इस्तेमाल करते हैं, ये आ जाता है Kb = C∝²। ठीक है, जिसमें से आप जनरली देख सकते हो ये हो जाता है यहाँ से C, ये होता है C - C∝, ये होता है C∝ और C∝। अल्फा का मान कैसे निकल जाएगा √Kb/C, Kb का मान दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 की घात -9 बटे C क्या होता है, C ये है कि सांद्रता इनिशियली कितनी दे रखी है 0.1, कितना है बेटा ये 0.1 मोलर, तो ये आ जाएगा 0.1, ऊपर जाके कितना बन जाएगा ये 10, तो ये आ जाएगा रूट में 1.7 इंटू 10 की घात -8। जब इसको आप चेक करोगे यहाँ से तो ये जो लगभग आएगा ये आएगा 1.3 इंटू 10 की घात -4, इसका तो पावर आसानी से निकाल सकते हो आप 1/2 करके। और ये क्या है बेटा, आप ऐसे देख सकते हो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4,
ठीक है, यानी कि 1 से थोड़ा ही ज्यादा रहेगा, तो आप उसको 1.2 लेकर लगभग कर सकते थे, क्योंकि अपने को अप्रोक्सीमेट आंसर ही यहाँ पर पूछा हुआ है ना। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास अल्फा तो आ गया, पर मुझे किसके बारे में पूछा हुआ है, इसके आयन के प्रतिशत के बारे में पूछा है, तो ये निकाल लेते हैं। तो C5H5NH+ कितना हो जाएगा बेटा, ये C इंटू अल्फा है ना। तो C कितना है 1.3 इंटू, मतलब बेसिकली C कितना है 0.1 है, और अल्फा कितना आया 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻5 आ गया। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जिसकी बात कर रहे हैं वो ऊपर, तो 1.3 इंटू 10⁻⁻5 इनिशियली कितना था, इनिशियली था बेटा 0.1, मतलब टोटल कितना था, अपने खुद की परसेंट कैसे निकालते हो, जितने मार्क्स की बात करो वो ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिमिलरली हमने ऐसे किया है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये ऊपर आएगा, ये हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻2%, इसको मैं लिख सकती हूँ 0.013%। ठीक है, तो ये आ गया 0.013। मैंने थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन लिया है यहाँ पर कॉन्सेप्ट के बेस पर बेटा आपसे, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चंस भी बहुत बारी पूछे जा चुके हैं। आईने के अंदर देखो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं किसी एक चीज का नाम नहीं ले सकती, बफर भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल अपघटन जो करवाते हो आप, सॉल्ट के टाइप भी इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समायन प्रभाव थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी का भी पीएच वो आपसे निकलवा सकता है, जिसमें आपने प्रबल अम्ल क्षार का पीएच निकालना सीखा होगा, लवण का पीएच निकालना सीखा है, दुर्बल अम्ल क्षार का सीखा है, वेरी डाइल्यूट यानी कि बहुत सारा पानी डाल दिया जाए तो सीखा हुआ है, मिक्सिंग के दौरान एसिड एसिड बेस बेस एसिड बेस को मिला दिया जाए तो पीएच कैसे निकाल सकते हैं, ये सब कुछ ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज इक्विलिब्रियम छोड़ के नहीं जाना, क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़े से ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हैं। ये मैंने क्वेश्चन आपको लिया हुआ है प्रीवियस ईयर का ही है, पर मैं ये क्वेश्चन लेकर यहाँ पर ये समझाना चाह रही हूँ कि आपसे ऑर्गेनिक में जरूरी नहीं है अल्कोहल है तो केवल अल्कोहल का ही क्वेश्चन आ जाए, वो अल्कोहल, एल्डिहाइड, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन सबका मिला करके ऐसे सीक्वेंस में क्वेश्चन बनाकर दे सकता है ना। तो आपको ऑर्गेनिक में अच्छे से चीजें रिवाइज करके जानी है, और इस तरीके के क्वेश्चन की बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको पता होना चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए कि इधर से इसको निकालूंगा तो क्या बनेगा, एक ही चैप्टर पर नहीं अटक, मतलब जैसे इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम में मेरे को पता है कि एक दो कॉन्सेप्ट ही मिक्स हो रहे हैं, पूरी फिजिकल मिक्स नहीं हो सकती, तो मेरे दिमाग में इक्विलिब्रियम ही चलेगा अगर मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगी कि अच्छा वो हो सकता है वो हो सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक में तुम्हें अल्कोहल दिखे तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में तुम स्टक हो जाओ कि अल्कोहल से ही पूछा है, बेटा वो साथ में मिक्स कर देगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन मैंने सीक्वेंस के लिए हुए हैं, मैं यहां से ये नहीं कहना चाह रही कि केवल इसी रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा, मैं केवल आपको एक पैटर्न बताना चाह रही हूँ कि नीट में इस तरीके से ऑर्गेनिक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, पॉसिबल नहीं है मैं आपको एक सेशन में सारे क्वेश्चन करा दूं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड फॉर यू टू। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपकी मदद करना चाह रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछे जा चुके हैं, आप इन पैटर्न को अपने दिमाग में लेकर चलना प्लीज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिनॉल है, फिनॉल क्या होता है, ये बेंजीन पर OH, इस पर डाला जाता है Zn जिंक डस्ट। बेटा ये रिएक्शन बहुत कॉमन है, ये आप हाइड्रोकार्बन में बेंजीन की प्रिपरेशन यानी कि बेंजीन को बनाने के तरीके में भी आप पढ़ते हो कि ये जिंक इस ऑक्सीजन को लेके जाता है, ऑक्सीकरण कर लेता है और ये बन जाता है केवल बेंजीन। अब इसके ऊपर अगर डाल दिया जाए CH3Cl साथ में एनहाइड्रस यानी कि शुष्क क्या डाल दिया AlCl3, ये लुईस एसिड होती है, आपने पढ़ा होगा, ये Cl को तो यहां से ले जाएगी और यहाँ उत्पन्न हो जाएगा CH3+, ये होती है अपनी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, एल्काइल जाके इस पर जुड़ेगा, कौन सी अभिक्रिया है, ESR इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक प्लस आएगा दूसरा प्लस जाएगा तो H+ निकल जाएगा, ये आके जुड़ेगा और यहां से ये निकलेगा, ये बन जाएगा बेटा टोलुइन CH3, ये था अपने पास फिनॉल, ये बना X। ठीक है, ये बन गया बेटा Y जिसको हम क्या बोलते हैं टोलुइन, है ना। अब डाल दिया जाए अगर एल्केलाइन KMnO4,
बेटा KMNO4 एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीकारक होता है, और ये बेंजीन से जुड़े डायरेक्टली जुड़े कार्बन पर यदि ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा तो उस पूरे को किस में बदल देता है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देगा। तो ये CH3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लीज अच्छे से कर लेना, ये बदल जाएगा COH में, ऑक्सीकारक है ये। तो क्या बन गया यहाँ से, बेंजोइक एसिड, ठीक है, या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बन गया बेटा, बेंजोइक एसिड। अच्छा क्वेश्चन था, मिक्स क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पर करवाया कि इस तरीके से आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से देखो क्या पूछा है कि एल्काइन की अभिक्रिया यदि हम H2SO4 HgSO4, ये कौन सा वाला केस है, ये जनरली ये जो लेता है ना, ये डाइल्यूट के रिस्पेक्ट में आपसे बात करता है। तनु किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, सल्फ्यूरिक अम्ल की। अब इसमें से क्या करता है, यहाँ पर होता है पानी जुड़ता है जिसको आप हाइड्रेशन बोलते हो, पर किसकी उपस्थिति में बेटा, एक हैवी मेटल की उपस्थिति में ऐसा होता है। और ये अकेली अभिक्रिया ऐसी है जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के नाभिक स्नेही होती है, आपने पढ़ा होगा ये, है ना। होता क्या है, हम नॉर्मली देख सकते हैं, ये माइनस इधर जाएगा और क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड, एक पर आ जाएगा माइनस, एक पे प्लस, माइनस से जुड़ जाएगा बेटा H, ठीक है। अब इस पर क्या आके जुड़ेगा, जो बचा हुआ OH माइनस है वो जुड़ जाता है, मैंने डायरेक्ट करवाया, मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग जाता है इसका, ठीक है। क्या बन गया, CH2। ये बन चुका है बेटा इन डबल बॉन्ड और ऑल, हमें पता है इन ऑल से ज्यादा कीटो स्टेबल होता है, तो ये क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O CH3। इसको मैं क्या बोलूंगी, 2 कार्बन का है और एल्डिहाइड है, तो इथेन अल, है ना। अब इसमें आप क्या डालोगे बेटा, यदि आपने क्या डाल दिया, LiAlH4, जिसको बोलते हैं हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बढ़िया अपचायक है, अपचयन करता है और एल्डिहाइड को किस में बदल देता है, यहाँ से एल्कोहल में, ये आ जाएगा CH3 CH2OH, जिसको बोला जाएगा इथेनॉल, है ना। तो पहला बनेगा इथेनल, दूसरा बनेगा इथेनॉल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा इसमें, करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित यौगिकों के लिए क्षारीय सामर्थ्य का सही क्रम, क्षारीय सामर्थ्य, अम्लीय सामर्थ्य, स्थायित्व का क्रम, अनुनाद से स्थायित्व, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षारीय अम्लीय सामर्थ्य तो स्पेशली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली क्षारीय सामर्थ्य पूछा है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पर बोलते हैं क्षारीय सामर्थ्य जो होगा, क्षारीय सामर्थ्य जो होगा बेटा, वो जो कि इलेक्ट्रॉन देगा इसको, है ना, उसके सीधे समानुपाती होता है उन इफेक्ट, यानी कि प्लस वाले इफेक्ट के सीधे समानुपाती और माइनस वाले के उल्टा। और अम्लीय सामर्थ्य इसका जस्ट उल्टा जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए, ये लगाएगा बेटा यहाँ से माइनस का M और ये लगा देगा प्लस का H, तो प्लस वाले के सीधे समानुपाती, माइनस वाले का उल्टा, यानी कि सबसे ज्यादा होना चाहिए 3 और सबसे लास्ट में होना चाहिए 2, ठीक है, और बीच में आ जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा 3 2 और 1, NH2 के लिए क्षारीय सामर्थ्य है ना, सॉरी 3 2 1 नहीं, 3 1 और 2, हाँ लिखा तो सही है, बोला गलत था। सबसे पहले थर्ड फिर 1 फिर 2, सबसे पहले थर्ड फिर 1 फिर 2, क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपना, जरूर याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये केमिकल काइनेटिक्स का है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसमें। आप जो आपके रिएक्शन का ऑर्डर है, जो अभिक्रिया की कोटि के जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, प्लीज याद रखिएगा, है ना। कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है, कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर का ये स्थिरांक दे रखा है कितना, 10⁻⁻² पर सेकेंड, अभिकारक के इतने से इतने तक होने में कितना समय लगेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर है, फॉर्मूला लग जाएगा। दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, देखो, एक तो नॉर्मल KT इक्वल्स टू पॉइंट, ये आ जाएगा 2.303 log A/A माइनस एक्स, यानी कि जितना स्टार्टिंग में था और कितना बचा। T निकालना है तो इट इज 2.303 बटे के 10⁻², log इनिशियली कितना था 20, हो कितना गया 5, ये आ जाएगा 4, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा 2.303, ये ऊपर जाके कितना बन जाएगा 100,
और ये आ गया log 4। बेटा log 4 को 2 की घात 2, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? log 4 इक्वल्स टू log 2 की पावर 2, इट इज 2 इंटू log 2, और log 2 होता है 0.301। ठीक है, ये आ जाएगा 2.303 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 0.301। ये हो जाएगा बेटा यहाँ से 2.303 इंटू, ये 30.1 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 0.602, 100 से मल्टीप्लाई करके 60.2। ठीक है, 62 जा 12, 62 जा 120 से, तो 130 के अप्रोक्स इसका आंसर कुछ आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 138 सेकेंड, है ना। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, देखो कैसे कर सकते हैं कि हमें के दे रखा है कितना, 10 की घात -2 सेकेंड, टी हाफ निकाल दो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, होता है 0.693 बाय के, 0.693 बाय 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा 100.69.3, है ना, 69.3 सेकेंड हो गया ये टी हाफ। अब टी हाफ का मतलब क्या है कि इनिशियली कितना था, देखो इनिशियली स्टार्टिंग में था 20 ग्राम, तो इसका मतलब 20 ग्राम से टी हाफ का मतलब आधा होने में 10 ग्राम जाने में लगेगा 69.3 सेकेंड, और आधा 5 ग्राम जाने में फिर से कितना लग जाएगा बेटा, 69.3 सेकेंड। तो टोटल टी कितना लगेगा यहाँ पर, 69.3 प्लस 69.3, तो ये आ जाएगा 0.6, ये 8, 138.6 सेकेंड। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, फिर से क्या आ गया 138.6 सेकेंड, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे कर लेना। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से अब ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, मैंने तो यहाँ पर एक ही ट्रेंड लिया है, आपसे ये बहुत सारे ट्रेंड के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब क्या हुआ, पी ब्लॉक हो गया चाहे ये हो गया, सभी के जो ट्रेंड होते हैं ना, आयनन ऊर्जा का क्रम, ठीक है, इसके अलावा रेडियस का यानी कि त्रिज्या का, साइज का क्रम पूछ लिया, डेल्टा एच ई जी से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, प्लीज उनको करके जाना। पी ब्लॉक का जितना भी स्टार्टिंग का पार्ट है उसको एनसीईआरटी से जरूर देखना, जैसे ये सारे क्रम हो गए, कौन सा यौगिक किससे पाया जाता है, क्लोर स्पार, ये सब वाले जो फॉर्मूले होते हैं पहले तो मेटलर्जी में आ जाते थे, अभी नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा कि नॉर्मल जो ग्रुप होता है, हर वर्ग का जो पहला मेंबर होता है वो अपने वर्ग के साथ तो क्या दिखाता है, सिमिलरिटी नहीं दिखाता, अपने जैसी रिएक्शन तो नहीं दिखाता, पर डायगोनल रिलेशनशिप वाले जो है पॉइंट, ये सारी चीज आप एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना। ठीक है, केवल इतना ही पार्ट में बोल रही हूँ। चलो, आयनन ऊर्जा का क्रम पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है बेटा, ये यहाँ से आयनन एंथैल्पी का क्रम पूछ रहा है ना। आयनन एंथैल्पी के क्रम के लिए अगर देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं कि जनरली देखो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, पीरियड में आवर्त में बोल रहा है, तो हम भी बात कर रहे हैं आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर हम बात कर रहे हैं बेटा। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, जनरली सामान्य तौर पर बात की जा रही है, सामान्य तौर पर साइज तो घटता है पर आयनन ऊर्जा जो होती है बढ़ जाती है, लेकिन इसके दो अपवाद हैं, पहला S2 का ज्यादा होता है P1 से, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा P3 का ज्यादा होता है P4 से, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। चलो अब इसकी बात करते हैं हम, किसकी बात कर रहा है, ये दूसरा आवर्त है, तो हम उसके पहले लिख देते हैं एलिमेंट यहाँ पर, ये लिख दिए। ठीक है, अब लिख देते हैं हम इसका, आप चाहे यहाँ पर इसके वो लिख दो एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब एक बार हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश जो हैं उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, ये आ जाएगा 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। होना क्या चाहिए था जनरली इस तरीके से, ये बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें दो जगह अपवाद देखने को मिलेंगे, एक तो मिल जाएगा यहाँ पर, ये ना होकर ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि S2 का ज्यादा होगा P1 से, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं, केवल अपने बगल वाले से। ऐसे ही दूसरा अपवाद हमें यहाँ देखने को मिलेगा बेटा, ये ना होकर ये हो जाएगा। तो क्या आया, सबसे पहले सिंपल लिखना है, सबसे पहले नियॉन, फिर Fe मतलब सॉरी फ्लोरीन F,
होना चाहिए था कौन, ऑक्सीजन, पर अपवाद की वजह से आ जाएगा N, फिर ऑक्सीजन ही आएगा, फिर आ जाएगा कार्बन, फिर आना चाहिए था बोरोन, पर अपवाद स्वरूप आ जाएगा बेरिलियम, फिर आ जाएगा बेटा बोरोन, और फिर आ जाएगा लिथियम। ठीक है, ये क्रम मिलने वाला है आपको। चलो चेक करो एक बार, सबसे पहले Ne, तो सब में Ne है, दूसरे पर फ्लोरीन, सब में फ्लोरीन है, तीसरे पर आना चाहिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वाला कैंसिल आउट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वाला गया नाइट्रोजन। ठीक है भाई, फिर ऑक्सीजन, ठीक है ऑक्सीजन, फिर आना चाहिए कार्बन, ठीक है कार्बन, फिर आना चाहिए यहाँ पर बेरिलियम, बोरोन वाला गलत हो गया, बेरिलियम, फिर आ जाएगा बोरोन लिथियम। तो बेटा क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन यहां से आ चुका है करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। C6H14 का वह समावयवी जो अधिकतम संख्या में मोनोक्लोरो व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेटिव देता है वह कौन है। ये कह रहा है कि C6H4 जो यौगिक है उसके अलग अलग क्या बनेंगे, यहां से संरचनात्मक समावयवी बनेंगे, उसमें यदि आप एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन जोड़ोगे तो अधिक संख्या में अलग अलग उत्पाद कौन देगा। कहने का मतलब देखो, पहला लिखते हैं हम यहाँ पर, पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा है बेटा हमारे पास 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, ठीक है, 2 और 3 पर क्या है डाई मिथाइल, तो ये कुछ ऐसा होगा। अब ध्यान से बात सुनना, ये कह रहा है एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगाओ, तो जब ये हटाएंगे हम तो चाहे यहां से हटा दें, चाहे बेटा यहां से हटा दो, यहां से और यहां से, एक ही तरीके का उत्पाद मिलेगा, तो एक तो इससे मिलेगा और दूसरा चाहे यहां से हटा दो चाहे यहां से। तो मैं बोलना चाह रही हूँ दो तरीके के क्या मिल जाएंगे, मोनो का मतलब एक, क्लोरो का मतलब क्लोरीन जुड़ा हुआ, क्लोरो डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से मिलेंगे वो भी लिख देती हूँ चलो आपकी सुविधा के लिए। एक CH2Cl, एक CH, एक बार में एक ही निकालना है ना, एक बार में ही मत सबको जोड़ देना। अब मुझे बताओ, सुनना ध्यान से, चाहे मैंने यहाँ Cl लगाया, इसकी जगह यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दूं या यहाँ लगा दूं, कहीं भी एक पहले एक ही जगह लगाऊं तो सेम ही बनेगा, तो एक तो इससे, और दूसरा क्या बन जाएगा बेटा ये वाला CH3C, CH3 C, CH3 CH3, और ये आ जाएगा एक Cl और एक H। ठीक है, तो दो तरीके के बनेंगे, कितने तरीके के बनेंगे, पहले में आ रहा है दो तरीके के। चलो दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा है 2 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन 1 2 3 4 5 और 1 2, तो 2 पे मिथाइल जोड़ देते हैं भाई, ये रहा CH3 CH3, ये H, ये CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब यहां पर अगर बात की जाए, आपको मुझे बताओ जरा, इससे जुड़े हुए इस पर जोड़ू या इस पर, एक तो ये दे देगा, ठीक है, दूसरा मुझे मिल जाएगा बेटा इस हाइड्रोजन से, आपको देखना है कि अलग अलग तरीके के कैसे मिले, है ना, तीसरा मुझे मिलेगा यहां से, चौथा मुझे मिलेगा, आप बना करके IUPAC लिख के देख लेना अगर आपको कंफ्यूजन हो तो, और पांचवा मुझे मिल जाएगा यहां से। तो 1 2 3 4 और 5, मुझे 5 तरीके के मिलेंगे। आपको कंफ्यूजन हो ना कि मैम सेम कैसे मिलेंगे, इसका एक Cl निकाल करके बनाना, इसका हाइड्रोजन हटा के एक Cl निकालना, दोनों का नाम लिख के देखना, जिसका नाम समान आ रहा है ना उसका मतलब बनने वाले उत्पाद उस पोजीशन पर कैसे मिल रहे हैं आपको समान, और पूछा कैसा है अलग, तो इसके कितने मिल गए 5। अगला चेक कर लेते हैं हम, तीसरा क्या है 3 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 और 5, 3 मिथाइल, तो ये CH3 CH3 CH3। अब यहां देखो, एक तो इससे मिलेगा सेम, दो इससे, ठीक है, फिर 3 और एक आ जाएगा ये 4, तो यहां से कितने मिल गए बेटा आपको 4, 4 मिल गए। अभी तक तो कौन जीत रहा है, सेकंड ही जीत रहा है। चलो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ट्राई करते हैं, फोर्थ है सिंपल हेक्सेन, तो CH3 CH2 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 CH3, चेक कर लेते हैं यहाँ पर कितने मिलने वाले हैं, इनसे सेम मिलेगा एक, फिर ये हो जाएगा 2,
और फिर ये हो जाएगा बेटा 3। तो कितने मिल गए? 3। सबसे अधिक किससे मिल रहे हैं? दूसरे वाले से। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो चुका है यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या हो चुका है बेटा यहाँ पर? करेक्ट। चलिए अगला ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर से देखो, एक सीक्वेंस का ही क्वेश्चन आ गया हमारे पास। बेंजीन पर Br2Fe डाला, फिर से ये कौन से वाला है? हेलोजनेशन है। क्या आ जाएगा यहाँ पर? Br जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? Br। साथ में Mg ईथर की उपस्थिति में बनाता है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो पहले आप Mg ईथर जब डालोगे ना तो ये बन जाता है Rmg। ठीक है, Rmg करके ये बनेगा, यहाँ से Rmgx बन जाएगा, Br है तो ये बन जाएगा Rmgx, MgBr। इसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड अभिकारक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमेशा याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहीं से भी अगर अम्लीय हाइड्रोजन मिल गया ना, ये कैसे बंध टूटता है? ये यहाँ से टूटता है, इस पे आता है माइनस, इस पे आता है प्लस। कहीं से भी यदि इसको अम्लीय हाइड्रोजन H2O है, H प्लस और OH माइनस, ये क्या देगा? यहाँ से अम्लीय हाइड्रोजन। अम्लीय हाइड्रोजन मिलते ही ये कार्बन से जा जुड़ेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? H, और क्या बन जाएगा? बेंजीन। ये भी एक तरीके से बेंजीन के निर्माण की ही अभिक्रिया हो चुकी है। प्लीज इसको अच्छे से याद जरूर रखना। ठीक है, ये सीक्वेंस वाला ही क्वेश्चन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटा, देखो फिर से सीक्वेंस का क्वेश्चन है। C7H8 जब भी इस तरीके का आए ना, आप इसमें बेंजीन का ही कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर देखो सब में टोलुइन दे रखा है, तो तुम टोलुइन बना के देखो एक बार। टोलुइन से ये बन जाएगा। ठीक है, अब आ गया 3Cl2। एक Cl2 होता तो एक पे Cl जुड़ता, और साथ में हीट दे रखा है, हीट या Hmu बनेगा यहाँ से मुक्त मूलक, और मुक्त मूलक कौन से अधिक स्थायी होते हैं? बेंजाइल। इसीलिए इस कार्बन के हाइड्रोजन हटेंगे, तो यहाँ से 3HCl हट जाएंगे, -3HCl, और इसकी जगह आ जाएगा बेटा CCl3। ठीक है, CCl3। CCl3 अकेला ऐसा होता है जो कि -H दर्शाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा अगर, तो उसकी वजह से बेटा ऑर्थो और पैरा पर कौन सा उत्पन्न हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ESR किससे होती है? जहां पर नेगेटिव हो। और माइनस वाले आपको पता है कौन होते हैं? मेटा डिस्टकारी, मेटा डायरेक्टिंग जिसको आप बोलते हो, मेटा डिस्टकारी। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग, यानी कि कौन सा उत्पाद बनेगा? मेटा डायरेक्टिंग। तो इसका Br आके किस पर जुड़ जाएगा? ये तो होता है ऑर्थो, मेटा, पैरा, फिर से ऑर्थो और मेटा, तो मेटा पर आकर उत्पाद बनेगा। ये था अपना A। ठीक है बेटा, Br2Fe में फिर से Br जुड़ जाएगा यहाँ से, और क्या बनेगा आपकी बार? मेटा पर उत्पाद CCl3 और Br। ये हो गया B। अब डाल दिया ZnHCl। ZnHCl क्या करेगा बेटा? इस CCl3 में अब चेंज करके इसको वापस CH3 में बदल देगा, और ये आ जाएगा Br C। तो C क्या हो गया? मेटा ब्रोमोटोलुइन। क्या हो चुका है? मेटा ब्रोमोटोलुइन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, दोबारा सुन लो। टोलुइन पर आपने क्या डाला? Cl2 डाला। अगर नॉर्मल Cl2 डालते ना, तो यहाँ से ऑर्थो पैरा उत्पाद बनता, ESR होती, लेकिन आपने कुछ ऐसा डाल दिया जो कि मुक्त मूलक उत्पन्न करे, जैसे कि ज्यादा हीट दे दी, या फिर Hmu डाल दिया, या फिर क्या डाल दिया? Hmu। तो बेटा मुक्त मूलक बनेगा, और मुक्त मूलक कौन सा अधिक स्थायी होता है? बेंजाइल। इसलिए बेंजाइल यानी कि बेंजीन से अगले कार्बन को अपन बेंजाइल बोलते हैं। इसके सारे हाइड्रोजन हटके क्या आ जाएगा? क्लोरीन। अगर एक ही होता तो एक ही क्लोरीन आता, 3-3 है तो 3-3 क्लोरीन आ गए। ठीक है, अब ये लगाता, ये होता है मेटा डिस्टकारी, माइनस है, खींचेगा, खींचेगा तो प्लस दे देगा, और तो पैरा पे प्लस होगा तो वहां उत्पाद नहीं बनेगा, किस पे बनेगा? मेटा पर। जितने भी माइनस वाले होते हैं, मतलब खींचने वाले होते हैं ना, वो हमेशा मेटा डिस्टकारी होते हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए। तो आने वाला कहाँ जुड़ेगा? मेटा पर। उसके बाद तो क्या है? जनरली क्या करवा दिया? जनरल सा लेकर हमने क्या करवा दिया? अपचयन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला है बेटा, एरोमेटिक यौगिक नहीं है। एरोमेटिक, एरोमेटिक कौन होते हैं? जो कि हक्कल रूल को फॉलो करे। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, कोई भी sp3 नहीं होना चाहिए, यानी कि सभी तल में होने चाहिए। ठीक है, तीसरा,
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर मैं लिख दूं यहां पर चलो सी कर लेते हैं, ठीक है अभी, क्योंकि पाई इसमें सारे नहीं दे रखे। तो यहाँ पर कितने पाई है बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई, यानी कि वो जो 4 की टेबल से ना जाए, मैं तो सीधे बोलूं अगर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक है, क्योंकि साइक्लिक है, कोई भी sp3 नहीं है, साथ में 4n+ पाई है, एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक हमें साफ दिख रहा है, ये भी अलग अलग रिंग में। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको काउंट कर ले तो बोलते हैं मैम देखो ये तो कैसा आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो 4 की टेबल में जा रहा है, तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। नहीं बेटा, अलग एक साइकिल में आपको अलग से देखना है, ये रिंग अलग से एरोमेटिक है, ये अलग से, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, एरोमेटिक ही कहलाएगा। बट इसमें देखो 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 की टेबल से जो चला जाता है, साइक्लिक हो, कोई भी sp3 ना हो, मतलब रेजोनेंस हो, कोई भी तल के बाहर ना हो, और अगर 4 की टेबल से जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई, उतने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो वो एरोमेटिक ना कहला के कहलाता है एंटी एरोमेटिक। इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक वाला भी पार्ट बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4th एंटी एरोमेटिक। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आप यूज करके अपने प्रोडक्ट बनाने में बहुत हेल्प लेते हो, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ऑर्गेनिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पूछ रहा है एन ब्यूटेन का सबसे स्थायी स्वरूप, या ये संरूपण होते हैं, ठीक है, कन्फर्मर्स जिसको बोलते हैं, यहां से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो जनरली बोला जाता है कि जब भी बल्कि ग्रुप क्या होंगे, एक दूसरे से 180 डिग्री पर होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, स्थायी। पर अगर कोई ऐसा आ जाए जिसमें हाइड्रोजन बंद होने लग जाए, तो वहां से गॉश क्या हो जाता है, अधिक स्थायी। बस ये चीज आपको समझने की है। चलिए, इथाइलिन ग्लाइकोल जैसा केस। आईयूपीएसी हमने कुछ क्वेश्चन ऑर्गेनिक के समावाई के लिए हैं, कुछ आईयूपीएसी के भी ले लिया, इसलिए आईयूपीएसी आपको पढ़ के जाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या देखते हो कि आपको क्रियात्मक समूह मिल जाए, नहीं है तो आप देखोगे यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखोगे, उसकी उपस्थिति आनी चाहिए, नहीं है वो भी। फिर आप देखते हो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और उसके बाद आप देखते हो यहाँ पर प्रतिस्थापन की संख्या, प्रतिस्थापियों की संख्या कैसी होनी चाहिए, अधिक। तो कैसे, 1 1 2 3 4, ये तो 5 रह गई। अगर मैं यहां से चलूं तो 5 और 6, ये मेरे को सही लग रहा है, या फिर 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी चल लो एक ही बात है। अब बात आती है कार्बन चेन का, तो सिलेक्शन हो चुका है, कार्बन चेन, मुख्य कार्बन चेन तो हमने चुन ली है। दूसरा काम होता है बेटा हमें यहाँ पर नंबरिंग करना। नंबरिंग में आप 1 2 3 ऐसे भी चल सकते हो, 4 5 6, इधर से चले तो 3 पर आ गया इथाइल, ठीक है, और 4 पर आ गया मिथाइल। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा कैसे, 1 2 3 4 5 और 6, अगर इस तरीके से चलेंगे बेटा यहां हम, तो मेरे को क्या मिलेगा, 3 पर मुझे मिल जाएगा मिथाइल, ठीक है, और 4 पर मिल जाएगा मुझे इथाइल। जनरली बोला जाता है कि प्रतिस्थापी की जो संख्या आनी चाहिए उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, दोनों पे कम ही मिल रहा है, 3 4 3 4। यहाँ भी अगर अटक जाओ तो फिर हम फॉलो करते हैं यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि अल्फाबेट में जो संख्या, मतलब जो वर्ड पहले आता है उसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो ई पहले आता है उसको कम मिलना चाहिए, यानी कि इसको करेंगे तो आ जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, सेकंड ऑप्शन। सिंपल सा था, ऐसे आपको और प्रैक्टिस कर लेनी है एक बार, साइक्लिक में या फिर फंक्शनल ग्रुप वगैरह लगाकर एक बार जरूर देख के जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटा, फिर से देखो क्षारीय सामर्थ्य, और इस बार हाइब्रिडाइजेशन का फर्क है, sp वाले की बात कर रहा है, sp2 की बात कर रहा है, और sp3 की बात कर रहा है। तो हम बोलते हैं परसेंटेज s जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन ऋणता अधिक होगी, उतना अधिक इलेक्ट्रॉन ऋणी होगा, और उतनी ही अधिक उसका एसिडिक नेचर होगा, अम्लीय सामर्थ्य, और उतना ही कम क्या होगा उसका क्षारीय सामर्थ्य, ठीक है, जो कि डेफिनेटली हमें पता है sp का सर्वाधिक, फिर sp2, फिर sp3, पता होगा आपको, क्यों, क्योंकि परसेंटेज sp में होते हैं 50, किस निकालोगे, s कितना है 1, कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणा 100, ये कैसे निकालोगे 1/3 गुणा 100, s परसेंटेज s कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 33.3, ये 1 और 3 + 1 4, तो टोटल 4 है गुणा 100, ये आ जाएगा 25%, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसी का एसिडिक नेचर ज्यादा, तो sp का एसिडिक ज्यादा तो बेसिक कम ना, तो सबसे ज्यादा उल्टा हो जाएगा, sp3 में
sp3 का एसिडिक कम तो क्षारीय ज्यादा, तो ये आ जाएगा ए बी और सी, ए बी सी। अगर यहां से अम्लीय सामर्थ्य पूछते तो जस्ट उल्टा आंसर आता। ठीक है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, हम बहुत बारी इसको पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित 0.1 मोलर जलीय विलयनों में से कौन सा विलयन अधिक हिमांक अवनमन प्रदर्शित करता है? यानी कि जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको आप बोलते हो, वो अधिक कब होगी? अधिक का मतलब ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये अधिक कब होगी? तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीधे समानुपाती होती है आई की वैल्यू पर, वांटा फैक्टर जिसको बोलते हो, और ये सब समान, ये सीधे समानुपाती होता है एन, एन का मतलब नंबर ऑफ आयन के। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयन जितना अधिक होगा उतना ही अधिक कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ तो केवल हिमांक के बारे में पूछा है, जो भी चार आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो चारों अधिक कब होगी? जब आई का मान, यानी कि वो भी किससे निकलता है? एन से, नंबर ऑफ आयन की संख्या ज्यादा होगी, ये आप याद रखना। ठीक है, कितने आयन आ जाएंगे? K प्लस प्लस का Cl माइनस, एन की संख्या हो गई 2। ये क्या है बेटा? ग्लूकोज है, अविद्युत अपघट्य होता है यानी कि टूटता ही नहीं है, तो एन एक ही लेना पड़ेगा, टूटेगा ही नहीं। ये टूटता है एक एल्यूमिनियम पर प्लस का 3 SO4 माइनस 2, तो 2 इसके 3 इसके, टोटल कितने हो गए? 5। K2SO4 टूटेगा 2K प्लस प्लस का SO4 माइनस 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया बेटा? n बराबर 3, तो n बराबर 5 वाला क्या हो जाएगा? अधिक। ठीक है, याद रखिएगा इसको जरूर, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार इसको। H2O में PTNS3 होल 4, ये आपका बेसिकली कोऑर्डिनेशन और सोल्यूशन विलियन वाला जो चैप्टर है ना, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं कहा इतने मोलल गोल हिमांक में इतने की गिरावट दर्शाता है, तो सीधे गिरावट बता दी तो डेल्टा TF आ गया। डेल्टा चाहे डिग्री में हो, मतलब चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, आपको चेंज नहीं करना, एक ही बात है। ठीक है, यौगिक की संरचना पूछी है, तो यौगिक की संरचना से आप क्या निकालोगे? यहाँ पर नंबर ऑफ आयन अलग होंगे ना, आपको पता है, केवल ये वाले ही पानी में जाने पर क्या होता है? अपने आयन में टूटते हैं, तो नंबर ऑफ आयन से आप बता सकते हो, यानी कि यहां से आप निकालोगे आई का मान और आई से निकालोगे एन का मान, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डेल्टा TF इक्वल्स टू आई KFM। ठीक है, 0.0054 इक्वल्स टू आई निकालना है, KF है 1.860। पानी जो विलायक होता है ना, उसकी प्रकृति पर KF KB का मान निर्भर करता है। आपको पानी के लिए KF KB याद होने चाहिए, नहीं भी दे सकता, हो सकता है ऐसा। ठीक है, और ये हो गया 10 की घात माइनस का 3, ये हो जाएगा बेटा 0.0054 बाय 1.860। ये इधर भेज देंगे इसको, या चलो ऐसे ही कर लेते हैं, -3, ये ऊपर जाएगा तो ये रह जाएगा 54 बाय 1860। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.9, ये निकल के आएगा बेटा 2.9, जिसको मैं लगभग किसके बराबर मान सकती हूँ? 3 के। इसका मतलब यहां से बेटा हमारे पास आई का मान आ चुका है, आई का मान आ चुका है, वांटा फैक्टर का कितना? 3। ठीक है, आई का मान 3 आ गया, अब निकालना है आपको एन, तो आई होता है 1 प्लस एल्फा, सॉरी 1 माइनस एल्फा प्लस का एन एल्फा। एल्फा होता है कितना परसेंट टूटता है, अगर वो लिख के नहीं देगा कितना टूटा है तो आप उसको कितना मानोगे? 100% और फ्रैक्शन में मानोगे 1। जब कुछ नहीं दिया जाएगा तो एल्फा बराबर 1। जब भी एल्फा बराबर 1 होता है तो आई बराबर एन हो जाता है, यानी कि एन कितना आ जाएगा? 3। तो जिसमें भी नंबर ऑफ आयन 3 आएंगे वो आपका आंसर। यहां से किस में टूटेगा? जैसे मैं एक बता देती हूँ, ये टूटेगा बेटा 4 तो Cl माइनस, 4 माइनस तो 4 प्लस आ जाएगा, NH3 होल 4 प्लस का 4, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। ऐसे ही 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा 2 और 1 कितना? 3। 1 और 1 कितना? 2। तो अपने पास क्या आना चाहिए? 3 आने चाहिए नंबर ऑफ आयन, तो तीसरा आंसर हो जाएगा। प्लीज अच्छे से इस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राउल्ट्स लॉ, छोटा सा चैप्टर है, सोल्यूशन तो छोड़ के जाने का सवाल ही नहीं होता, अच्छे से पढ़ के जाना।
एनसीईआरटी की लाइन से अगला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा हैलाइड जल अपघटन नहीं, मतलब किस हैलाइड का जल अपघटन नहीं हो सकता, जल अपघटन संभव नहीं है। तो बेटा CCl4 ऐसा होता है क्योंकि बोला जाता है जल अपघटन के लिए आपको चाहिए यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल। तो CCl4 में कार्बन के पास यहाँ पर खाली कक्षक उपस्थित नहीं होती, ठीक है, उपस्थित नहीं होती है। इस वजह से, क्यों? क्योंकि आप देखोगे कार्बन है, कार्बन में अगर मैं बात करूं 6 का मतलब 1s2 2s2 और 2p2, तो ये हो जाएगा 2s2 2p2, ये तो ग्राउंड स्टेट हो गई। एक्साइटेड में क्या हो जाएगा, ये s और 3p, ठीक है। इनका हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन, 4 मिल जाते हैं sp3 sp3 sp3, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, कोई भी खाली कक्षक नहीं है। उसके बाद क्लोरीन आता है, अतिव्यापन करता है, सब आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, तो कोई भी खाली कक्षक नहीं है। मैम बाकी में क्यों है, बाकी भी तो इसी के ग्रुप के हैं बेटा, बाकी थर्ड पीरियड और उससे आगे के हैं, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, खाली डी कक्षक मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अकेला ही एक्सेप्शन है, प्लीज अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है देखो, नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड का गलनांक। बेटा यहाँ पर आप देखो कि गलनांक और क्वथनांक दोनों में ही अपवाद होता है। जनरली हम हाइड्राइड की बात करें नाइट्रोजन के, तो NH3 PS3 ASH3 SbH3 जनरली बोला जाता है डाउन दी ग्रुप जाने पर, क्योंकि मोलर भार बढ़ता है, इसीलिए इसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए। पर NH3 में अपने को सॉलिड स्टेट में हम लोग देखते हैं गलनांक क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अधिक होती है, ठीक है, बढ़िया होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसीलिए बेटा इसमें मिलता है आपको अपवाद, और होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होता है। ये NH3 सबसे आगे आ जाता है, तो पीछे रह जाता है PH3, फिर आ जाता है ASH3, फिर आ जाता है SbH3, और सबसे आगे आ जाता है NH3, ठीक है। तो NH3 SbH3 ASH3 और PH3 एक अपवाद है, किसकी वजह से, नाइट्रोजन में मतलब अमोनिया में हाइड्रोजन बंधे बनने की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जब डेल्टा H तथा T डेल्टा S दोनों ऋणात्मक हो तो स्वतः प्रक्रम के लिए कौन सा विकल्प सत्य है। तो स्वतः प्रक्रम के लिए इनमें स्वतः प्रक्रम कौन बताता है, डेल्टा G, तो ये होता है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये आपका थर्मो का क्वेश्चन है। थर्मो में थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है और एंट्रोपी वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि जब डेल्टा H और T डेल्टा S दोनों ही ऋणात्मक हो, ठीक है, तो अब स्वतः के लिए ये तो नेगेटिव होना चाहिए। अब कह रहा है कि ये भी नेगेटिव है और ये पूरा भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला, ये जो है, ये दोनों मिलके तो क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो ये अधिक होना चाहिए माइनस आने के लिए, है ना भाई, माइनस का आंसर लाना है तो क्या करना है, माइनस की संख्या बड़ी होनी चाहिए जिसमें से आप प्लस वाले को घटा रहे हो, तभी तो माइनस में आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, डेल्टा H ज्यादा होना चाहिए किससे, T डेल्टा S से, तब जाके ऐसा काम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब ये बोल रहा है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी आपको यहां से अभिक्रिया दे रखी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की बात कर रहा है बेटा। ये ऊष्मा शोषी एक गैसीय अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी गैसीय अभिक्रिया है, ठीक है। इसके लिए सही विकल्प आपको बताना है, ये पूरी गैसीय है। तो ऊष्मा शोषी का मतलब क्या हो गया, डेल्टा H। ऊष्मा शोषी का मतलब क्या हो गया बेटा, डेल्टा H कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा H ज्यादा रहा होगा 0 से, तो ये गलत, और ये डेल्टा H है ना, ये भी गलत, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दूसरा डेल्टा S हम निकालते हैं यहां से प्रोडक्ट की, उत्पाद की एंट्रोपी माइनस अभिकारक की एंट्रोपी से, ठीक है, और वो भी किससे, इसके मोल से। आप सीधे ऐसे बोल सकते हो, चलो इसको छोड़ो, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं यहां पर कि डेल्टा Ng यदि पॉजिटिव होता है तो डेल्टा Ng पॉजिटिव होगा यहां से अगर,
ठीक है, तो उससे हम लोग यहाँ पर डेल्टा एस का मान निकालते हैं कि एंट्रोपी भी बढ़ रही होगी, डेल्टा एस भी पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है कि अभिकारक से उत्पाद में अगर गैसीय मोल की संख्या बढ़ गई तो गैसीय मोल बढ़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, गैस जो स्पीसीज होती है उनकी एंट्रोपी का मान सर्वाधिक होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि उसकी एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। तो डेल्टा एन जी यदि पॉजिटिव आ जाएगा तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो डेल्टा एस भी हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। और अगर ये जीरो आ जाता है तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा एन जी कैसे निकालोगे बेटा, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के कितने हैं, 3, और रिएक्टेंट के कितने, 1 + 1 2, तो कितना हो गया, 1। तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो डेल्टा एस भी क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो नहीं, क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो ये हो जाएगा अपने पास थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ पर। फिर से देखो एक और क्वेश्चन है, ये जनरली बच्चे इसमें गलती करते हैं इसलिए मैंने लिया हुआ है। क्या बोल रखा है यहाँ पर, जब पानी से भाप में परिवर्तन के लिए, मतलब पानी है H2O, लिक्विड से बना रहे हैं हम H2O गैस, परिवर्तन के लिए तापमान दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पर, डेल्टा H दे दी 30 किलो जूल पर मोल, और पूछिए डेल्टा S। बेटा ये जो होता है ना, यहाँ पर आ जाता है इक्विलिब्रियम साम्य, तो जो आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, साम्य पर ये तो जीरो, डेल्टा एच बराबर आ जाता है टी डेल्टा एस के, तो फॉर्मूला लग जाएगा डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस। क्या निकालना है, डेल्टा एस, तो ये आ जाएगा डेल्टा एच बटे टी। क्या याद रखने वाली बात है यहाँ कि आपको 99.9% केसेस में डेल्टा एच का मान वो किलो जूल में देता है, कई बार तापमान भी निकलवाता है और डेल्टा एस का मान देता है जूल में, तो प्लीज ये कन्वर्जन याद रखना, यहाँ बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। तो डेल्टा एच कितना है, 30 किलो जूल, तो 30 × 1000, ठीक है, ये आ जाएगा जूल पर मोल। और तापमान कितना है बेटा, 27, यानी कि इसको अगर मैं केल्विन में करूंगी तो 27 प्लस का 273, कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 300 केल्विन, ये कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, कितना आ गया यहाँ से, डेल्टा एस कितना आ गया बेटा, 100 जूल पर मोल केल्विन, ये आ गया 100 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ, रिडॉक्स से क्वेश्चन है अब आपके पास। रिडॉक्स में एन फैक्टर निकालना और ऑक्सीकरण अवस्था बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, कुछ की बेसिक ऑक्सीकरण अवस्था से अलग आपको चलना पड़ेगा। चलो ऐसे ही देख लेते हैं इसको, क्या पूछ रहा है, यौगिक में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 2 के रूप में अंकित है, तो क्रमशः आपको बताना है, यहाँ पर 1 और 2 की बतानी है। तो बेटा आप कैसे चेक करते हो, बंध को तोड़कर देखो, यहाँ पर जिसमें जब भी समान के बीच में बंध तोड़ा जाएगा तो उसकी हम लोग जनरली मानते हैं विद्युत ऋणता समान होगी, तो उसको दे देते हैं 0 0। इसमें तोड़ा जाएगा तो जिसकी जितने बंध तोड़े जाएंगे उतने बांटे जाएंगे, जिसकी अगर एक बंध तोड़ते तो -1 + 1, 2 तोड़ रहे हैं तो -2 + 2, इसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है इसलिए इस पे -2, इस पे +2, इसको तोड़ेंगे फिर से 0 0, इसको तोड़ेंगे फिर से -2 और +2। किस किस की पूछी है हमसे, 1 और 2 और ये 3, 1 और 2 की, तो 1 की कितनी आ गई 2 और 2 की कितनी आ गई 0, 2 और 0। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर क्या बोला है, अम्लीय माध्यम में KMnO4 के कितने मोल फेरक्स ऑक्जेलेट के 1 मोल के साथ अभिक्रिया करते हैं। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप याद रखना कि KMnO4 का जो ग्राम तुल्यांक है ना, ग्राम तुल्यांक है बेटा, वो किसके समान होगा, फेरस ऑक्जेलेट FeC2O4 के समान होगा, इसके ग्राम तुल्यांक के एकदम समान होगा। हम ये लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में पढ़ते हैं कि जितने भी अभिकारक भाग लेते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं, भाग लेने वाले अभिकारक के ग्राम तुल्यांक आपस में बराबर होते हैं, और इन सभी के और बनने वाले उत्पाद के भी ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसके लिए आपको अभिक्रिया बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्राम तुल्यांक के आपको यहाँ पर फॉर्मूले पता होने चाहिए, मैं तो सारे ही लिख देती हूँ। ग्राम तुल्यांक का पहली बार नॉर्मलता में पढ़ते हो, नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू ग्राम तुल्यांक बटे वॉल्यूम, तो ग्राम तुल्यांक क्या आ जाएगा, नॉर्मलता गुणा किससे कर दो, आयतन से।
फिर आप पढ़ते हो बेटा नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, ये आ जाएगा। फिर आप पढ़ते हो ग्राम तुल्यांक क्या होता है, भार बटे तुल्यांकी भार। फिर आप पढ़ते हो तुल्यांकी भार होता है मोलर भार बटे एन फैक्टर, और भार बटे मोलर भार होता है एन इंटू एन एफ। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये काम आता है, ठीक है। दूसरी चीज, एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। एन फैक्टर आपको कैसे पता करोगे, यहाँ पर क्या बोला है इसने, अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम में बेटा कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ती है, जैसे कि MnO4 का Mn+7 किस में बदल रहा होता है, Mn+2 में, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ से अपचयन की बात कर ली हमने। कैसे पता मैम अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन अवस्था क्या हो रही है, कम हो रही है ना। और FeC2O4 Fe2+ में होता है, यहाँ Fe होता है +2 में, और एक कार्बन होता है बेटा +3 में। आप निकाल सकते हो 2 + 2x - 8 = 0, 2x - 6 = 0, x = 3, और ये बदलता है Fe+3 में और CO2 में, ठीक है। तो यहां से आप कैसे निकालोगे कि एक तो क्या हो गया, इसमें तो एक का अंतर आ गया, और इसमें एक, इसमें ये किसमें होता है, x - 4 = 0, x = +4। इसमें भी एक के केस में एक का फर्क, पर 2x के केस में देखना है क्योंकि 2 कार्बन है तो इसमें आ गया 2 का फर्क। तो इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा ना पूरे फेरस ऑक्सीलेट का, Fe का भी देखना पड़ेगा, ऑक्सीलेट का भी, 2 + 1 कितना हो गया बेटा, इसका एन फैक्टर हो गया 3, और इसका एन फैक्टर कितना हो गया 5, ठीक है। अब लगा दो यहाँ पर फॉर्मूला, कैसा फॉर्मूला हो जाएगा, कैसा फॉर्मूला हो जाएगा, KMnO4 के ग्राम तुल्यांक किसके बराबर, फेरस ऑक्सीलेट के, ठीक है। तो इसका N × NF बराबर इसका N × NF। बोल रहा है अम्लीय माध्यम में इसके कितने मोल, तो इसको तो N रहने दो। इसका एन फैक्टर कितना हो चुका है बेटा 5, इसके कितने मोल के साथ 1 मोल दे दिया तो 1 गुणा इसका एन फैक्टर कितना हो गया 3, तो n कितना हो जाएगा 3/5, n कितना हो गया 3/5, ठीक है 3/5। फेरस ऑक्सीलेट में Fe का भी ऑक्सीजन अवस्था बढ़ रही थी और कार्बन की भी, इसलिए दोनों को लेके चलना है। कार्बन के अभिकारक में 2 थे, कार्बन की संख्या 2 थी, इसलिए हमें 2 के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बच्चे अटकते हैं परसेंटेज वाले पे। आप देख लेना अभी 2021-22 के टाइम पर भी एक परसेंटेज का क्वेश्चन आया था, मतलब कॉन्सेप्ट यही लगवा सकता है, बस वो क्वेश्चन चेंज कर सकता है आपका, ठीक है। क्या बोला है, 250 ml 2 मोलर HNO3 तैयार करने के लिए कितने ग्राम सांद्र नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाना चाहिए, यदि कितना परसेंट है, 70% है। सबसे पहले तो मोलरता का फॉर्मूला लगाते हैं, मैं बताती हूँ कैसे करना है। मोलरता क्या होता है बेटा, यहाँ पर पानी के साथ है तो HNO3 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर विलय, ठीक है, और विलायक हो जाएगा पानी। अब M क्या होता है, यहाँ M हो जाएगा बेटा मोल किसके, HNO3 के, बटे आयतन सोल्यूशन का, अगर ml में है तो ऊपर आ जाएगा 1000। M क्या हो जाएगा, भार बटे मोलर भार इंटू वॉल्यूम ml में, ऊपर आ जाएगा 1000, ठीक है। ये हो जाएगा 2, भार आपको निकालना है, मोलर भार HNO3 का होता है बेटा 63, वॉल्यूम कितना है 250, ऊपर आ जाएगा ये 1000, है ना। ये आ जाएगा बेटा 4 टाइम, ये आ जाएगा 2, तो भार आ गया कितना 63/2 ग्राम। अब ध्यान से मेरी बात सुनना जरा, अगर ये कहता ना कि HNO3 100% है तब तो मेरा आंसर आ जाता। अभी आपने क्या निकाला है कि आपको जो विलियन बनाना है ना उसमें तुमको या मुझे कितना HNO3 चाहिए, मुझे चाहिए 63/2 ग्राम, है ना। अब बेटा इसका मतलब क्या है कि अब अगर मैं बाजार से लेकर आऊंगी ना, बाजार से मतलब इसका आंसर कितना आ गया 31.5, मेरे को बाजार से अगर 31.5 लेके आऊंगी ना तो मेरी अभिक्रिया में 31.5 मुझे नहीं मिलने वाला। क्यों, क्योंकि प्योरिटी कितनी है, कितना प्रतिशत है, केवल 70% शुद्ध है, बाकी 30% है ही नहीं उसमें से। समझ आ गई बात, कहने का मतलब अगर वो 50% होता, सोचो मेरे को 100 ग्राम चाहिए, मेरे को 100 ग्राम चाहिए HNO3 रिएक्शन के लिए, और बाजार से मैं खरीद के ला रही हूँ, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 50% ही प्योर है, तो क्या मैं उसका डबल लाऊंगी, क्या मैं 200 ग्राम लाऊंगी तब जाके मुझे 100 ग्राम मिलेगा क्या, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देती हूँ इस तरीके के परसेंटेज के लिए। फॉर्मूला निकाल लो आप, लिख लो सैंपल रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, सैंपल का मतलब जो बाजार से तुम्हें लेकर आना पड़ेगा, है ना, खरीद कर लाना पड़ेगा, वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप लिखोगे एक्चुअल अमाउंट, मतलब जो रिएक्शन में आपको चाहिए, एक्चुअल अमाउंट जो आपको रिएक्शन में चाहिए
मल्टीप्लाई आप कर दोगे यहाँ से 100 बटे कितना परसेंट प्योर है। तो एक्चुअल में तुम्हें चाहिए कितना, वास्तविकता में कितना चाहिए तुम्हें 63 बटे 2, और 100 बटे प्योर कितना है 70। तो ये जाएगा 7 9 जा 63, ये आ जाएगा 90 बटे 2, ये आ जाएगा बेटा 45 ग्राम। ठीक है 45 ग्राम। आप इसको याद भी ऐसे रख सकते हो कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाते, वो देखते हैं अच्छा परसेंटेज, वो क्या करते हैं जो आंसर आया होता है ना उसका भी 70% ले लेते हैं, जबकि वो पेपर में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि भाई तेरे को चाहिए 31.5 ग्राम, पर वो 70% है, तो तेरे को लेके कितना आना पड़ेगा ये बता। तो उल्टा करना है तुम्हें, है ना। इसको मैं ऐसे भी तुम्हें बता सकती हूँ, पूरा फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी देख लो कि 100 ग्राम, यहाँ देखो कहना क्या चाह रहे हैं कि जब हम यहां से 100 ग्राम HNO3 लेंगे तब जाके मुझे कितना मिलेगा 70 ग्राम वाष्प। मतलब ये क्या हो गया, ये तो सैंपल रिक्वायर्ड हो गया जो मैं खरीद के लाऊंगी, और ये क्या हो गया, ये एक्चुअल में मुझे जितना मिलेगा यहाँ से वास्तविकता में सिर्फ इतना मिलेगा। अब क्या कह रहा है, तुमको दिया क्या है कि वास्तविकता में तुम्हें कितना चाहिए 63.2 चाहिए ना, तुझे वास्तविकता में चाहिए तो लाना कितना पड़ेगा 100 बटे 70 गुणा 63 बटे 2। ठीक है, ये आ जाएगा 5 बार और ये आ जाएगा 945 ग्राम। आप ऐसे देख लो, कहने का मतलब क्या है, ये जनरली वहां पर हो सकता है कुछ बच्चों को याद रहे नहीं रहे, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम्हारा दिमाग काम करता है मल्टीप्लाई परसेंटेज बटे 100, तुम उसका उल्टा कर देना, जो भी आंसर आएगा उसको 70 बटे 100 नहीं 100 बटे 70 कर देना बस। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फिर से मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। जब 22.4 लीटर H2 को इतने लीटर Cl2 के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनेगा, H2 प्लस Cl2 2HCl बना देते हैं। ठीक है भाई, प्रत्येक STP पर बनने वाले HCl के मोल निकालने आपको, तो देख लो यहाँ पर कितना दे दिया 22.4 लीटर है ना, गिवन कितना है, और ये कितना आ गया 11.2 लीटर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मोल निकाल देते हैं। मोल कैसे होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, जो भी आपको दिया गया है STP पर गैस की आयतन बटे 24.4। तो इसके गिवन मोल निकाल देते हैं, दिए गए मोल कितने आ जाएंगे, दिए गए बेटा मोल कितने आ जाएंगे यहाँ पर, दिए गए मोल है 22.4 बटे 22.4, एक मोल तो ये आ गया, और इसका कितना आ जाएगा 11.2 बटे 24.4, ये आ गया 1/2 मोल। ठीक है, अब यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री वाले मोल देखने, रिएक्शन के दौरान एक मोल और एक मोल, मैं जनरली यहाँ से निकालना की चाह रही हूँ कि कितने मोल HCl बनेगा, ये कौन बताएगा, सीमांत अभिकारक। तो मैं यहाँ से निकाल रही हूँ सीमांत अभिकारक। कैसे निकाला जाता है सीमांत अभिकारक, सीमांत अभिकारक निकाला जाता है बेटा दिए गए मोल बटे रस समीकरण विधि गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसको आप बोलते हो, इससे जिसका भी स्मॉलर छोटी संख्या आएगी वही क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और वही बताएगा बनने वाले उत्पाद के मोल, वही बताता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिए गए मोल कितने बेटा 1/1, कितना आ गया 1, इसके दिए गए मोल आ गए 1/2, और है कितने फिर से 1, कितना आ गया 0.5, यानी कि ये कैसा आ गया छोटी संख्या आ गई स्मॉलर, तो यही क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, यही क्या बताएगा कि ये कितना बनेगा। ठीक है, यही बताएगा कि ये कितना बन रहा होगा। तो यहाँ देखो कैसे निकाल सकते हैं हम कि 1 मोल Cl2 से कितना बन जाएगा 2 मोल HCl बन जाएंगे, है ना। ठीक है, कितने मोल है ये, तो आधे मोल से कितना बन जाएगा, आधे मोल Cl2 से कितना बन जाएगा भाई 1 मोल HCl बन जाएगा, इसका दुगुना। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 1 मोल HCl बनेगा। ठीक है, तो रस समीकरण विधि गुणांक इंपॉर्टेंट है बेटा। आज हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, पर अभी भी बहुत चीजें हैं जो हम यहाँ पर एक सेशन में कर ही नहीं सकते हैं। तो प्लीज मैं जो आपको मैंने काफी चीजें बताई, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, उन सबको ध्यान रखना और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो बेटा। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।